हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया होगा। तो अभी कुछ देर पहले ही बीपीएससी ने अपने एग्जाम कैलेंडर जो रिलीज किया है, उस संदर्भ में आपने देखा होगा कि 19 अगस्त से हमारी एग्जाम होने वाली है। तो इसलिए हमें अपनी तैयारी 19 अगस्त को लेकर ही चलनी है। बाकी जितने भी बात हैं कि कोर्ट केस चल रहा है, एग्जाम होगा या नहीं होगा, उस सबको बिना ध्यान में रखे हुए हम यही सोचेंगे कि एग्जाम हो रहा है और हमें प्रिपेयर करना है। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ज़्यादा सीट्स है, इसके लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। इस संदर्भ में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है? देखते हैं इसमें क्या है। लेट्स स्टार्ट। वीडियो में हम आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो 1885 1885 से 1947 तक के टाइम पीरियड को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसे हम 3 भाग में पढ़ते हैं। प्रथम चरण जो है उसे उदारवादी चरण भी कहते हैं, द्वितीय चरण को हम उग्रवादी चरण कहते हैं और तृतीय चरण को हम गांधीवादी या गांधी युग भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम अभी पढ़ेंगे कि कांग्रेस का गठन कैसे हुआ था, कब हुआ था और उसकी क्या-क्या प्रारंभिक जो अधिवेशन हुए थे वो कहाँ-कहाँ हुए थे, कैसे हुए थे, उस बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और उससे रिलेटेड जितने भी कुछ छोटे-छोटे फैक्ट्स होंगे, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि कांग्रेस से पूर्व भी इंडिया में कुछ-कुछ संस्थाएँ थी। किसे बोलते हैं हम राष्ट्रवाद, मतलब कि जब किसी भी राष्ट्र के लोग अपनी क्षेत्र, अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर से ज़्यादा अपने देश को चाहने लगते हैं, अपने देश के लिए डेडिकेटेड होते हैं, तो उसे राष्ट्रवाद की भावना बोलते हैं। तो जब राष्ट्रवाद का शुरुआत हुआ था, तो कांग्रेस से पूर्व कुछ छोटी-छोटी संस्थाएँ बनी थी, जो बेसिकली जो थी वो क्षेत्रीय थी। क्षेत्रीय का मतलब है कि वो छोटे-छोटे जगह तक ही थी, पूरे रीजनल थी, और वो पूरे इंडिया में लोकेटेड नहीं था, मतलब पूरे इंडिया में वो उसका फैलाव नहीं था, वो कुछ लिमिटेड एरिया पे कंसंट्रेटेड था। तो इसलिए हम बोल सकते हैं, ये छोटी पार्टियाँ जो थी, ये कैसे काम करती थी, ये बहुत बड़े-बड़े आंदोलन नहीं करती थी। ये सरकार के साथ, मतलब ब्रिटिश के लोगों के साथ जाकर बातें करती थी, डिस्कस करती थी और उनसे निवेदन करते थे, रिक्वेस्ट करते थे, जो भी उनकी माँग रहती थी, उनको वो लोग बोलते थे करने के लिए। इस टाइप से वो करते थे, बड़े आंदोलन नहीं होते थे इस संस्थाओं में। तो कांग्रेस से पूर्व क्या-क्या संस्थाएँ थी हमारे भारत में, वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो संस्था का नाम है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी जो है वो कलकत्ता में एस्टैब्लिश था। हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि मोस्टली जो संस्थाएं थी वो कलकत्ता में ज्यादातर स्टार्टिंग में एस्टैब्लिश हुई थी। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस नहीं, सॉरी, ब्रिटिश जो है वो कलकत्ता में सबसे ज़्यादा एक्टिव थे और वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी डेवलप किया था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग काफ़ी शिक्षित थे और उन लोगों को समझ आने लगा था कि ब्रिटिश उनके साथ क्या कर रही है और क्यों कर रही है। इसलिए उन लोगों ने धीरे-धीरे इसके खिलाफ कुछ आवाज़ उठाने की हिम्मत करने लगे। ठीक है? तो इसके लिए उन्होंने कुछ संस्थाएँ बनाई, जैसे कि पहला है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, जो कि कलकत्ता में ही एस्टैब्लिश था, राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एंड विलियम एडम के द्वारा। इस संस्था का ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था पॉलिटिक्स की तरफ, मीन्स राजनीतिक में इनका ज़्यादा रोल नहीं था। इनका रोल था धार्मिक और सामाजिक सुधार में। राजा राम मोहन राय को हम जानते हैं कि इनका धार्मिक और सामाजिक सुधार में काफ़ी नाम था, तो इससे रिलेटेड ये संस्था थी। ठीक है? इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखना है हमें और किनके द्वारा ये संगठित किया गया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा बंग भाषा प्रकाशक सभा। ये जो है 1836 ईस्वी में आया था और ये राजा राम मोहन राय के ही अनुयायियों द्वारा संगठित किया गया था। इसे हम इस नाम से भी जानते हैं कि ये बंगाल में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन था। इसका क्या मतलब है, प्रथम राजनीतिक संगठन था क्योंकि ये पॉलिटिकल संगठन था जो कि पॉलिटिक्स के लिए काम कर रही थी और ये इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था वो धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए था बेसिकली। तो बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के अनुयायियों द्वारा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है लैंड होल्डर सोसाइटी, या फिर इसे हम जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कलकत्ता में ही स्टैब्लिश किया गया था, अगेन द्वारका नाथ टैगोर द्वारा।
ठीक है। ये फर्स्ट ऐसी संगठित पार्टी थी, संगठन थी जो पूरे संगठित रूप से मतलब ऑर्गेनाइज रूप में राजनीतिक क्रियाकलाप कर रही थी। लैंड होल्डर सोसाइटी, इसको जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा लंदन इंडियन सोसाइटी एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसे हम अच्छे से याद रखेंगे कि लंदन इंडियन सोसाइटी एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो दादा भाई नौरोजी ने स्टैब्लिश किया था। कहाँ पर? लंदन में। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था लोगों को जागरूक बनाने के लिए, कि उनको समझाने के लिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब समझाने के लिए उन्होंने ये सोसाइटी एसोसिएशन बनाया था। कहाँ बनाया था? लंदन में बनाया था। ध्यान रखेंगे इसको हम। और नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता में ही स्टेब्लिश हुआ था और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, नाम याद रखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस ने क्या स्टेब्लिश किया था? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में किया गया था। और ये जो पार्टी है 1886 ईस्वी में इसका कांग्रेस के साथ विलय हो जाता है, मतलब ये कांग्रेस के साथ मिल जाती है। ठीक है। इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या आती है? इसके बाद हमारी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो आती है कांग्रेस, जो कि 1885 ईस्वी में है, हम जानते हैं। इसके बारे में हम अभी हम पढ़ेंगे कि क्या है कांग्रेस, कब स्टैब्लिश हुई, कौन किसने स्टैब्लिश किया, ये इसकी हिस्ट्री देखेंगे। यहाँ देखेंगे हम कांग्रेस का जो है गठन हुआ था 1885 ईस्वी में। कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ, सॉरी यहाँ पे लोगो नहीं लोगो होगा, लोगो का समूह। कांग्रेस का जो शब्द है ये उत्तर अमेरिका से आया है, ये इंडियन वर्ड नहीं है, उत्तर अमेरिका से आया है, जिसका मतलब होता है लोगो का समूह। लोगो का समूह, ठीक है। या फिर संस्था भी बोल सकते हैं जिसे हम। इसकी स्थापना कब हुई थी इसे हम याद रखें, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। तो हम देखेंगे कि जितने भी अधिवेशन होते हैं कांग्रेस के वो दिसंबर में ही होते हैं। इसे हम याद रख सकते हैं कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का गठन हुआ था। किसके द्वारा हुआ? ए ओ ह्यूम के द्वारा हुआ था, जो कौन थे? सेवानिवृत्त रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे, जो कि अभी के टाइम में आईएएस कहलाते हैं। वो एक एओ ह्यूम जी जो थे अंग्रेज थे और वो रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे। नेक्स्ट है उस टाइम क्या था? उस टाइम हमारे इंडिया में जो वायसराय थे वो कौन था? वो थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन उस टाइम के वायसराय थे। जो लॉर्ड डफरिन कांग्रेस को अल्पसंख्यकों की संख्या संस्था भी कहती थी। मीन्स कि लॉर्ड डफरिन का एक कथन था अल्पसंख्यकों की संस्था, जो कि कांग्रेस के लिए कहा गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। नेक्स्ट है इंग्लैंड का पीएम। उस टाइम इंग्लैंड का पीएम कौन थे? ग्लैडस्टोन के नाम से जानते हैं उस व्यक्ति को। इंग्लैंड का पीएम जो थे वो ग्लैडस्टोन थे, जो कि उदारवादी पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, तो उदारवादी पार्टी से संबंधित है कौन? ग्लैडस्टोन। उस टाइम कहाँ के पीएम थे? इंग्लैंड के पीएम थे और हमारे वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट है भारत के सचिव कौन थे उस टाइम? रेडक्लिफ चर्चिल थे। चर्चिल उस टाइम हमारे भारत के सचिव थे। यहाँ पे हम और एक पॉइंट लर्न करेंगे कि भारत का पहला सचिव जो था वो एडवर्ड स्टैनले था। एडवर्ड स्टैनले हमारे भारत के पहला सचिव था। और जब से कांग्रेस का गठन हुआ तो चर्चिल जो थे वो हमारे भारत के सचिव थे। वायसराय कौन थे? डफरिन थे। और इंग्लैंड का पीएम गोल्डस्टीन स्टोन था, ग्लैडस्टोन था, सॉरी ग्लैडस्टोन था। इस टाइप से हम ध्यान रखेंगे इसको। फिर हम देखेंगे कि इसका नाम, इसका प्रारंभिक नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना होकर भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसको इंडियन नेशनल यूनियन भी बोल सकते हैं। ये इसका प्रारंभिक नेम था, बट उस नाम को परिवर्तित कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से, जो दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तावित था। मीन्स इस कांग्रेस को इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना क्यों की। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि ये एओ ह्यूम थे जो वो अंग्रेज थे, तो क्या एओ ह्यूम भारतीयों का भला चाहते थे, इसलिए उन्होंने संस्था की इस कांग्रेस की स्थापना किया, या उनका मंशा कुछ और ही था? तो देखते हैं क्या है। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं विलियम वेडरबर्न, जो कि अंग्रेज ही हैं। वो ह्यूम के एक मित्र थे, सहकर्मी थे, मतलब उनके साथ ही काम करते थे और एक जीवनकार भी थे। उन्होंने एओ ह्यूम की जीवनी लिखी है, जो कि 1913 में प्रकाशित हुआ। और उन्होंने ऐसा लिखा है कि उसमें बताया है कि एओ ह्यूम ने क्यों कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है। विलियम वेडरबर्न ने ये भी बताया है कि बोला है कि लिटन के शासनकाल में भारत विस्फोट की कगार पर था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
किसके शासनकाल में भारत विस्फोट के कगार पर था? तो उसका आंसर होगा लिटन। लिटन के शासनकाल में भारत विस्फोट के कगार पर था। किसने कहा था? वेडरबर्न ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा कि ऐसा क्या हुआ था कि लिटन के समय हमारा भारत का इतना विस्फोट के कगार पे था, ऐसा क्या हुआ था? तो इसने लिटन ने दो कानून लेकर आए थे, एक है 1877 ईस्वी में दो, और 1878 ईस्वी में दो। ठीक है। पहला है 1877 ईस्वी में दो, क्या है? पहला दिल्ली दरबार लगाया गया था। उस टाइम 1877 ईस्वी में हमारे भारत में अकाल का सिचुएशन बना हुआ था, और फिर भी लिटन ने उस टाइम भारत में दिल्ली दरबार लगाया, जहाँ पे महारानी विक्टोरिया के सम्मान में बहुत बड़ा पार्टी आयोजन किया गया, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, बहुत पैसे खर्च किए गए। तो यहाँ पे इंडियंस को बहुत बुरा लगा कि ये हमारे देश में अकाल चल रहा, और फिर व्यर्थ के पैसे इतने खर्च हो रहे हैं, और लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए लोगों के ऊपर आक्रोश था इस बात को लेकर। नेक्स्ट है आईसीएस के, आईसीएस जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन था, उसकी अधिकतम आयु जो होती है वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है। तो लोगों को समझ में आ गया था कि ये लिटन की चाल है, और यहाँ पे इंडियंस को दबाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा 1878। 1878 में आर्म्स एक्ट आता है। आर्म्स एक्ट के तहत इसने सारे जितने भी लोगों को आर्म्स रखने के लिए मना कर दिया था। अपने सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए भी कोई आर्म्स नहीं रख सकता था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया था। इस एक्ट में क्या था कि जितने भी देसी अखबार थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप कुछ भी बिना सरकार की मर्जी से कुछ भी अपनी अखबार में नहीं छाप सकते, नहीं लिख सकते। इसलिए लोगों को बहुत आक्रोश था इस लिटन के खिलाफ। ठीक है। तो इसलिए ह्यूम मीन्स विलियम वेडनवर्ड ने बताया कि इस आक्रोश की वजह से ही ह्यूम को ऐसा लगा और डफरिन को ऐसा लगा कि हमें कोई ऐसी संस्था की स्थापना करनी चाहिए जिसमें लोगों को लगे कि सरकार जो है उनकी बातों को सुन रही है, समझ रही है, और उनके साथ खड़ी है, उनके लिए काम कर रही है। इसलिए ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। ऐसी संगठन जहां लोग अपनी समस्याओं को बात रख सकेंगे, बात कर सकेंगे। इसलिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए ओ ह्यूम द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन क्या क्या हुए थे। तो हम देखेंगे यहाँ पर 6 अधिवेशन के बारे में देखना है प्रारंभिक अधिवेशन के से रिलेटेड। 6 अधिवेशन में पहला क्या है हमारा? पहला अधिवेशन जो है वो 28 से 31 दिसंबर 1885 तक हुआ था। और इसका प्रस्तावित ऐसा मतलब प्रस्तावित था कि ये पूना में होगा, पुणे में होगा। ऐसा मतलब पहले से प्रस्तावित था, होना था पुणे में, बट वहां पर प्लेग फैल गया जिसकी वजह से ये स्थगित हो गया, और यहाँ से ट्रांसफर हो गया बम्बई में। लास्टली क्या हुआ? पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर। नेक्स्ट है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो डब्ल्यू सी बनर्जी के अध्यक्षता में हुआ था। और वहां पर 9 मांगों का प्रारूप रखा गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि कितनी मांगों का प्रारूप रखा गया पहला अधिवेशन में? तो 9 मांगों का, 9 मांगों का प्रारूप रखा गया था। ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में। कुल प्रतिनिधि कितने थे? कुल प्रतिनिधि 72 प्रतिनिधि थे, जिसमें से 2 जो है वो मुस्लिम थे। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि 72 लोग ही थे। और इन 72 लोगों में उस टाइम जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे वो सारे मतलब मैक्सिमम लोग, सारे लोग ही वेल एजुकेटेड थे, बहुत शिक्षित थे, और रिच क्लास से बिलोंग करते थे। रिच क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। इसमें से कोई गरीब नहीं थे। कुल प्रतिनिधि कितना था? 72, और उसमें से 2 मुस्लिम थे। सचिव क्या थे? सचिव ए ओ ह्यूम को ही बनाया गया था, उन्होंने ही इसको स्थापित किया था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये नोट करना कि यहाँ पे ए ओ ह्यूम थे, वो सचिव थे, और डब्ल्यू सी बनर्जी ही अध्यक्षता में हुआ था। और कुछ लोगों ने इस अधिवेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, शामिल नहीं हुए थे। वो कौन कौन से लोग थे उनका ध्यान रखना है। पहला है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एंड दूसरा है सर सैयद अहमद। हम देखेंगे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्यों शामिल नहीं हुए थे। हम लोगों ने देखा था उनकी एक संस्था थी जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन, पार्टी इंडियन एसोसिएशन संस्था। उसकी उन्होंने राष्ट्रीय सम्मेलन रखा था, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद क्यों नहीं हुए?
ये बहुत ही कम्युनल आदमी थे, ये अपने कम्युनिटी के लिए बहुत डेडिकेटेड थे, मतलब वो सिर्फ़ अपनी कम्युनिटी को ही के बारे में ही सोचते थे। उन्होंने पूरे राष्ट्र के बारे में नहीं सोचा और उन्हें अपनी कम्युनिटी के लिए ही वो काम करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर जो कांग्रेस पार्टी है, वो तो लास्टली अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो जाएगी, तो हमें जो मुस्लिम को जो अंग्रेज़ों द्वारा सुविधा प्राप्त होती है, अगर हम कांग्रेस में शामिल हो जाएँगे, तो हमें वो सुविधा भी नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया? अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम को दी जाने वाली सुविधाएँ समाप्त हो जाएगी, इसलिए उन्होंने ये साथ नहीं दिया उनका। नेक्स्ट है कैसे साथ नहीं दिया? तो उन्होंने 2 संगठन का निर्माण किया था। ये इम्पोर्टेंट है संगठन का नाम रखना याद रखना और किसने उसकी स्थापना की थी। 2 संगठन की स्थापना की थी। पहला है मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस जो 1886 ईस्वी में किया गया था। मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस किस उद्देश्य से किया गया था? कि इसमें जितने भी एजुकेटेड मुस्लिम्स होते हैं, उनको कांग्रेस में भाग लेने से रोकने के उद्देश्य से। ठीक है? तो इसका नाम याद रखेंगे हम मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? सर सैयद अहमद द्वारा। नेक्स्ट है दूसरी संस्था जो है संगठन, इसका नाम है इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, ठीक है? इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन ये इसका उद्देश्य था कि भारतीय कांग्रेस के विरोधियों को जितने भी कांग्रेस के विरोधी थे देश में उनको एकजुट करना इनका उद्देश्य था। नाम है इसका इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन या फिर हिंदी में बोल सकते हैं भारतीय राजभक्त सभा। दोनों ही नाम याद रखना है आपको भारतीय राजभक्त सभा एंड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। फिर है दूसरा अधिवेशन जो है वो कब हुआ था 1886 में होगा, 85 में हुआ, फिर 1886 में हुआ, कब होगा दिसंबर में होगा और कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, दूसरा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। इसके अब हम दादा भाई नौरोजी के बारे में देखेंगे कि वो कौन थे। दादा भाई नौरोजी जो थे एक सामाजिक सुधारक थे, पत्रकार, अर्थशास्त्री और राजनेता थे। प्रथम व्यक्ति थे जो ब्रिटिश कॉमन हाउस में चुने गए थे, ये इम्पोर्टेंट है। वो प्रथम व्यक्ति थे जो ब्रिटिश कॉमन हाउस में चुने गए थे और ये इनका कथन था एक कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बने हैं। ये कथन इनको याद रखना है और ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। हाँ, ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं और इन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आया था हेडमास्टर वाले में, बीपीएससी हेडमास्टर वाले एग्जामिनेशन में कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी या बाल गंगाधर तिलक? इस टाइप से था। फिर यहाँ पर तीसरे अधिवेशन की ओर चलते हैं। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ था और इसकी कुछ विशेषताएं थी जो हमें याद रखनी है। पहला विशेषता है कि जनसाधारण के चंदे से संपन्न हुआ था। ये पहला ऐसा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने अपने पैसे नहीं लगाए थे बल्कि जनसाधारण से चंदे लेकर इसे संपन्न कराया गया था। फिर सेकंड है कि क्षेत्रीय भाषा में संपन्न हुआ था। अभी तक जितने भी हम लोगों ने अधिवेशन देखा है वो सारे इंग्लिश भाषा में हुए थे, अंग्रेजी भाषा में हुए थे। ये पहला अधिवेशन था जो कि क्षेत्रीय भाषा में संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन में सरकार की आलोचना की गई थी और आर्म्स एक्ट के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुआ था। हम लोगों ने देखा था आर्म्स एक्ट किसने किया था? लिप्टन ने किया था, उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुआ था, जबकि एओ ह्यूम ने इसका विरोध किया था। इसलिए सरकार या ब्रिटिश जो है वो कांग्रेस के विरोध हो गई थी क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ आलोचना की थी और आर्म्स एक्ट के विरोध में बात की थी। फिर चौथी अधिवेशन की ओर चलते हैं जिसमें जो कि इलाहाबाद में हुआ था 1888 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में, जो कि एक ईसाई थे। उनका एक कथन था जो कि फेमस है कि कांग्रेस जनता का नारा है, हम सब से पहले हम सबसे पहले भारतीय हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई होने से पहले हम सबसे पहले भारतीय हैं, उनका ऐसा कथन था। और इसे सरकार ने असफल करने की बहुत कोशिश की थी क्योंकि तीसरे अधिवेशन के बाद ही ब्रिटिश जो है इसके खिलाफ हो गई थी, कांग्रेस के खिलाफ, इसलिए सरकार ने इसे असफल करने की भरपूर कोशिश की थी। तो उसमें ब्रिटिश के साथ 3 लोगों ने दिया था, वो कौन-कौन थे? हम एक का नाम तो पहले से जानते हैं, सैयद अहमद खान होंगे और दूसरा जो है संयुक्त प्रांत के गवर्नर जिनका नाम था ऑकलैंड काल्विन
उन्होंने भी इसको असफल करने की कोशिश में हेल्प किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और तीसरे थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन तीनों ने क्या किया था, कांग्रेस को असफल करने की कोशिश में लगे थे। बट एक राजा थे, राजा दरभंगा के प्रयासों से ये चौथा अधिवेशन जो है वो सफल रहा। ठीक है, तो हम इसके याद रखेंगे कि राजा दरभंगा के प्रयासों से चौथा अधिवेशन सफल रहा। और ये राजा दरभंगा ने इस कांग्रेस अधिवेशन में बहुत मदद की थी, पैसे के मामले में भी। पहली बार इसी अधिवेशन में चौथे अधिवेशन में ही लाला लाजपत राय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। जो कि लाला लाजपत राय जो थे वो आर्य समाज में थे और उन्होंने यहाँ पर हिंदी भाषा भाषा में भाषण दिया था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि लाला लाजपत राय को हिंदी नहीं आती थी, फिर भी उन्होंने हिंदी में यहाँ पर भाषण दिया था। ठीक है? फिर है यहाँ पर एक और पार्टी की समिति की गठन किया गया था, क्योंकि हालाँकि ज जब हम क्योंकि हम यहाँ पे नोट करेंगे कि तीसरी अधिवेशन के बाद जब सरकार विरोध में हो जाती है कांग्रेस के, तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि हमें अब ब्रिटिश के साथ कुछ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो इसलिए कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का गठन किया 1889 में। इसके 5वें अधिवेशन से पहले इसको किया गया था, चौथे के बाद और 5वें से पहले किया गया था, ये ध्यान रखेंगे हम। ये क्यों किया गया था? अंग्रेजों से संबंध अच्छे बनाने के लिए। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डिग्बी इसके अध्यक्ष थे। हम ध्यान रखेंगे कि डिग्बी इसके अध्यक्ष थे, ये नाम इम्पोर्टेंट है। और मुखपत्र क्या था? इंडिया था। आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर हमारा फिफ्थ अधिवेशन क्या है? 1889 में हुआ था, बम्बई में हुआ था। ठीक है, पहले हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि अध्यक्षता किसकी किसकी हुई थी, तो हम दो अधिवेशन की अध्यक्षता होती है वो हिंदू से होती है, डब्ल्यू सी बनर्जी और दूसरा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, फिर तीसरी जो होती है वो अद्दुद्दीन तैयब जी के द्वारा होती है, जो कि एक मुस्लिम होते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, दो हिंदू एक मुस्लिम फिर ईसाई। तो फोर्थ वाले जो ईसाई हैं वो कौन है? जॉर्ज यूले। फोर्थ चौथा अधिवेशन। ठीक है, ऐसे याद रखनी। पहला क्या है हमारा? पहला है डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है जॉर्ज यूले। फिर हमारे फिफ्थ अधिवेशन विलियम वेडरबर्न ने करवाया था। ये ब्रिटिश की पार्टी के थे और इन्होंने अंग्रेज थे ये। इसलिए यहाँ पे अध्यक्षता अंग्रेजों द्वारा कराई जाती है, क्योंकि उनके मधुर संगत संबंध बनाने थे इसलिए। तो यहाँ पे क्या है, विलियम वेडरबर्न ने फिफ्थ अधिवेशन की अध्यक्षता की। विलियम वेडरबर्न, ऐसे याद रखेंगे। और इसके चार्ल्स जेडला भी इस अधिवेशन में शामिल हुए थे, ये इस अधिवेशन की विशेषता है। चार्ल्स जेडला किस लिए जाने जाते हैं? ये भारतीय मामलों के विशेषज्ञ थे। भारतीय मामलों में इनका काफी इंटरेस्ट था। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारतीय मामलों का विशेषज्ञ किसे माना गया है, तो उसका आंसर होगा चार्ल्स जेडला। ठीक है, पहली बार यहाँ पर फिफ्थ अधिवेशन में 10 महिलाएं शामिल हुई थी। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि 10/2 जो 5 होता है, तो फिफ्थ अधिवेशन में 10 महिलाएं शामिल हुई थी। और यहाँ इसी अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ अधिवेशन जो होता है 1890 ईस्वी में होता है, कलकत्ता में होता है। और इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता कर रहे थे। और इसकी विशेषता थी कि इसमें कादम्बिनी गांगुली ने पार्टिसिपेट किया था। कादम्बिनी गांगुली कौन है? इसे हम जानते हैं कि ये फर्स्ट महिला स्नातक है, एक डॉक्टर है, प्रथम महिला है जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। ठीक है, तो ये कादम्बिनी गांगुली का भी नाम याद रखेंगे। आपको याद हो क्या होगा कि फर्स्ट डब्ल्यू सी बनर्जी, सेकंड दादा भाई नौरोजी, थर्ड बदरुद्दीन तैयब जी, फोर्थ जो है हमारा जॉर्ज यूले एंड विलियम वेडरबर्न और फिरोज शाह मेहता। सिक्स्थ, यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कांग्रेस की उत्पत्ति से कुछ संबंधित मतभेद भी हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला है सेफ्टी वाल्व सिद्धांत और दूसरा है त्वरित चालक सिद्धांत। ये सेफ्टी वाल्व सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय। इसका क्या मीनिंग था? सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का मतलब था कि जिस तरह सेफ्टी वाल्व जो होता है, मान लो एक कुकर है, कुकर में क्या होता है, बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, बट उसमें सेफ्टी वाल्व वाल्व की वजह से वो ब्लास्ट नहीं करता, बल्कि रहता है, उसका जितने भी प्रेशर रहता है उसके अंदर ही रह जाता है। तो उसी प्रकार लाला लाजपत राय का कहना था कि कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों के द्वारा सेफ्टी वाल्व की तरह काम करती है। मीन्स जो लोगों के अंदर जो आक्रोश हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ, उसको दबा के रखने के लिए इस कांग्रेस पार्टी का गठन कराया गया है अंग्रेजों द्वारा।
इसलिए इसे बोलता था सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। किसने दिया था? लाला लाजपत राय। इसका इनका नाम याद रखेंगे, लाला लाजपत राय, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। और दूसरा है त्वरित चालक सिद्धांत। त्वरित चालक सिद्धांत किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले। त्वरित चालक का क्या मतलब होता है कि चालक क्या होती है? जो हमें जो घरों के बाहर बिजली से लगाई जाती है, जो हमें बिजली से बुझाती है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने त्वरित चालक से संबंधित संबंध बताया है। त्वरित चालक के जैसा ही कांग्रेस है, ऐसा बताया इस सिद्धांत में। तो हम ये दो नाम याद रखेंगे, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत एंड त्वरित चालक सिद्धांत। और किसने दिया है? लाला लाजपत राय ने दिया है एंड गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया है। इनका नाम याद रखेंगे। और कुछ कथन है जो कांग्रेस से रिलेटेड, वो भी हम याद रखेंगे। ये भी कभी पूछ लिया जाता है कि किसने ऐसा बोला था कांग्रेस के बारे में। तो हम देखते हैं कि पहला कथन जो है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, किसने बोला था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये बिल्कुल ही फैक्ट से याद रखना पड़ेगा। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला। 3 दिनों का तमाशा, अश्विनी कुमार दत्त ने बोला था कि ये कांग्रेस जो है वो 3 दिनों का तमाशा है, बाद में खत्म हो जाएगी। यदि थर्ड है, यदि वर्ष में एक बार हम मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये कहना था बाल गंगाधर तिलक का। मतलब कि वर्ष में एक बार अगर हम मेढक की तरह कुछ टर्रा भी ले तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें पूरी साल भर मेहनत करनी पड़ेगी, काम करनी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। नेक्स्ट है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, ऐसा किसने बोला था? कर्जन ने बोला था। ये कर्जन वही जो बंगाल विभाजन के टाइम में थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, ऐसा अरविंद घोष ने कहा था। ये इसको भी याद रखेंगे हम। तो ये कांग्रेस के गठन से रिलेटेड है। और आगे की जो भी उदारवादी चरण के पहला फेज जो है हमारा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी जो रह गया। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। और अगर अच्छा लगा हो आपको, अगर थोड़ी सी भी अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी कर देना। तब तक के लिए नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।